हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दो। चलो फटाफट से बता दो। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 है आज का अपना। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 है बेटे। नमस्कार सभी लोगों को। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अविनीत, दिव्या, खुशी, सोहीन, ईशा, शिवांशी, हेमा, अक्षिता, अंकुश, मौर्या जी नमस्कार, राजरतन, अमित, रोली, प्रिया। चलो तो स्टार्ट करें फिर। तो आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 और आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका बहुत बड़ा नहीं होने वाला, छोटा सा लेक्चर है और छोटी छोटी सी चीजें हैं आज। ठीक है, बाकी अपन कोलिजन थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा और रिवीजन करके आए होंगे। लगातार आप सभी लेक्चर जितने भी अपने हो चुके हैं उसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, आपको अच्छा खासा टाइम भी मिल रहा है रिवीजन करने का। जैसे थर्सडे से लेकर संडे तक का आपके पास टाइम रहता है, केमिस्ट्री की कोई क्लास नहीं होती है, तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 7 के डाउट ले लेते हैं आप लोगों के। ठीक है, चलिए भाई। तो आज का गोल है हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझेंगे अपन, आसान से क्वेश्चन आते हैं, और कैटलिस्ट का इफेक्ट समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। डाउट ले लेते हैं लेक्चर नंबर 7 के। सबसे पहले इस वाले सवाल में काफी लोगों को डाउट था। आप लोग पूछ रहे थे कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। ऑडियो में मैंने आपको रिप्लाई दिया है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं सॉल्व करके कैसे करना है। सवाल पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 200 केल्विन से 220 केल्विन, 200 से 220 केल्विन आपने टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। इनका कहना है ए इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स, मतलब एक रिएक्शन इन्होंने ले रखी है, उसको ए बोला है इन्होंने। ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ बी इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। तो इनका कहना है कि जब 200 पर हम रेट कांस्टेंट देखते हैं और टेम्परेचर को 220 कर देते हैं तो रेट कांस्टेंट ए का 3 टाइम्स हो जाता है। तो फॉर ए अगर मैं लिखूं, फॉर ए अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? फॉर ए लिखूंगा K2 जो है वो 3 टाइम्स K1 है, ये ए के लिए है, तो K2 बाय K1 क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। और अगर मैं बी के लिए लिखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बी के लिए लिखूं फॉर बी, तो इनका कहना है कि जो K2 है बी का वो 9 टाइम्स है किसके? K1 के। तो K2 बाय K1 यहां पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, इनका कहना यह है। टेम्परेचर दोनों में ही यही हो रहा है। क्या T1 क्या है? 200। ठीक है, 200 केल्विन, और T2 क्या है? 220 केल्विन। इसका भी और बी के लिए भी, इसका भी T1 200 केल्विन और T2 क्या है? 220 केल्विन। तो टेम्परेचर दोनों में सेम कह रहे हैं। क्लियर है? टेम्परेचर दोनों में सेम कह रहे हैं। अंशुल जी कह रहे हैं सर क्लियर है, लेकिन आप पूरा देख लो, है ना, अभी मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं। क्लियर थी ये बात? तो ये था सवाल में। अब आपको ईए और ईबी का रिलेशन चाहिए था। ठीक है, और हमने यहां पर ऑप्शन में करेक्शन ये किया था कि ईए ये हटा दिया था अपन ने, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूं फिर से, क्योंकि ये ए और डी वाला ऑप्शन सेम आ रहा था। ठीक, ध्यान से देखिएगा। यहां तक क्लियर है एकदम? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना था? यहां पर हमें ए के लिए लगाना था। फॉर ए आर्हेनियस इक्वेशन का रिलेशन क्या था? लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 को 2.3 लिख रहा हूं, और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 लिख रहा हूं। बेटा क्या यह बात क्लियर है एकदम? क्या यह बात क्लियर है? बोलो, सही है? चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं ए के लिए पुट करूं तो लॉग K2 बाय K1 3 होता है, EA अपॉन 2.3R। अब मैं ये जो EA है वो किसके लिए बोल दूंगा? ए के लिए बोल दूंगा। 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 को मैं पुट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो सेम है, कट जाएगा डिवाइड करने पर, है ना। अगर मैं बी के लिए लिखूं, ध्यान से देखना, फॉर बी मैं यही इक्वेशन यूज करूंगा। क्या?
log K2 by K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.3R और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बस यहां पर मैं B के लिए पुट करने लगूंगा अब, है ना, सही बात है। तो मैं रखूंगा log 9, K2 by K1 इसका 9 था, तो EA अपॉन 2.3R, बस ये EA क्या हो जाएगा, EA B के लिए हो जाएगा। 1 अपॉन T1 T2 पुट नहीं कर रहा हूं, सेम है। अब देखना जरा ध्यान से, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या आएगा, log 9 अपॉन log 3, 2/1 कर देता हूं मैं। आप 1/2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2/1 कर देता हूं, ठीक। इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करोगे जब, तो 1/T1 माइनस 1/T2 वाला टर्म कट जाएगा, 2.3R वाला भी कट जाएगा, क्या बचेगा, EA ऑफ A इज इक्वल, सॉरी, E ऑफ A डिवाइड बाय EA ऑफ B इज इक्वल टू log 9 बाय log 3। अब log 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, log 3, और यहां log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log A की पावर B log A बन जाएगा। तो EA ऑफ A डिवाइडेड बाय एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ B, ऐसा दिखेगा आपको, देख लो जरा। 2 को आगे ले आऊंगा तो यह हो जाएगा 2 log 3, log की प्रॉपर्टी है, डिवाइडेड बाय log 3 इज इक्वल टू EA ऑफ A डिवाइडेड बाय EA ऑफ B। क्या यह बात सही है? एकदम सिंपल स्टेप है, ठीक है, एकदम सिंपल स्टेप है। क्लियर? क्लियर है एकदम? क्या उल्टा लिख दिया बताओ जरा। log 3 इज इक्वल टू EA बाय A अपॉन दिस, सही तो लिखा है? अच्छा, ये उल्टा कर दिया, ओके ओके ओके, 2/1 किया है ना, किसने लिखा है ये, किसने लिखा है बेटा, ऐसा आएगा ये, 2/1 किया है ना, एकदम सही कह रहा हूं, प्रिंटिंग एरर ऐसा आएगा, B बाय A आएगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए। इससे ये उड़ा देना बेटा, log 3 से log 3 कट गया, तो EA ऑफ B क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स EA ऑफ A आ जाएगा। क्या यह बात सही है एकदम? ठीक है, तो यह आपका आंसर था, EA ऑफ B इज इक्वल टू 2 टाइम्स EA ऑफ A। तो ये मैंने डिटेल में एक बार फिर से आपको सॉल्व करके दिखा दिया, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, डन, क्लियर एकदम। किसके लिए लिखा हमने, 2 इक्वेशन के लिए लिखा, A के लिए, B के लिए, और डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया आपका। थोड़ा सा सॉल्व कर लिया लॉग को, क्लियर एकदम। अब डन है मामला। आपने लास्ट टाइम पे भी सॉल्व कर रखा था इसको, मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया है, समझ गए, नोट नहीं करना, बस समझा रहा था मैं। एक सवाल आपका डाउट ये था कि सर 35 डिग्री और 34 डिग्री ग्रेटर देन 1 है, तो आपने ऐसा कैसे लिख दिया? अरे बहुत आसान है, देखो 35 डिग्री और 34 डिग्री का जब रेशियो लिखोगे, डिग्री सेंटीग्रेड में है ये, है ना, ग्रेटर देन 1 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि K 35 डिग्री पर ज्यादा है, किससे, K 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से K बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से K बढ़ रहा है, तो क्या बोलोगे, रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज द टेम्परेचर। क्यों? K अगर बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट अगर बढ़ेगा, तो रेट भी तो बढ़ेगी ना, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन टाइप से लिखा करते थे ना अपन। तो अगर K बढ़ रहा है मतलब रिएक्शन फास्ट हो रही है, फास्ट रिएक्शन मतलब रेट बढ़ना चाहिए ना, सीधी सी बात है, फास्ट रिएक्शन मतलब रेट बढ़ेगा, तो रेट इंक्रीज होगी किससे, टेम्परेचर बढ़ाने पर। क्लियर है? ये काफी लोगों ने डाउट पूछा था, इजी था लेकिन डाउट पूछा था, तो बता दिया मैंने। अगला सवाल एक ये वाला पूछा, इसमें लोगों को दिक्कत कैलकुलेशन में आ रही है कि सर किलो कैलोरी क्यों लिख दिया आपने। एक बच्चा कह रहा सर उसको तो 1000 आना चाहिए। एक बार सॉल्व करके बताता हूं, देखो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है और K इज इक्वल टू A⁻−1000 दे रखा है, तो मैं इसको कंपेयर करा दूं -EA/RT से, देखना जरा। तो इसको और इसको कंपेयर कराओगे तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा, क्या EA/RT इज इक्वल टू कितना, 1000 दिखेगा। तो यहां से EA क्या आ जाएगा, 1000 RT आ जाएगा ना। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था।
और मैं आर को यहां पर 2 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको ऑप्शन में आंसर कैलोरी में देना है, कैलोरी या किलो कैलोरी में। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन। तो जरा आप ध्यान से देखो, मैं इसको लिखूंगा 1000 इंटू 1000, लेकिन ये कैलोरी पर मोल में आएगा, और आपको अगर किलो कैलोरी में जाना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1000 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा बेटा, सीधा सा है। भाई आपको किलो कैलोरी में जाना है ना, जाना है कि नहीं, तो इसलिए हमें 1000 से यहां डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए बदलापुर आंसर था। जो लोग 10 की पावर 6 आंसर लिख रहे थे ना, वो नहीं आएगा, 10 की पावर 3 यानी कि 1000 आएगा। क्लियर है, आसान था एकदम। चलो बहुत बढ़िया। एक सवाल आप लोगों ने यह पूछा है कि सर हमें कैसे पता चल रहा है कि H प्लस पर रेट डिपेंड कर रही है। जब आपको क्वेश्चन में बोला ही गया है कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये आया है, आपसे बोला है ना, देखो सवाल पढ़ो क्या कह रहे हैं। When ethyl acetate was hydrolyzed in presence of 0.1 मोलर HCl, देखो सवाल में बोल रहे हैं ना आपसे, 0.1 मोलर HCl में रेट कांस्टेंट कितना दिया है 5.4 इंटू 10 की पावर -5, और 0.1 मोलर H2SO4 में रेट कांस्टेंट कितना दिया है 6.25 इंटू 10 की पावर -5। तो बेटा ये तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दिया ना कि हमारा जब कंडीशन बदल रहा है तो रेट भी बदल रहा है, रेट कांस्टेंट भी बदल रहा है। और अगर रेट कांस्टेंट बदल रहा है, इसका मतलब आपको ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट देना है कि क्या सही होगा। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से ऐसा हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात अगर मैं करूंगा तो H2SO4 की ज्यादा होती है कंपेरिजन टू HCl, ये आप जानते हो। और अगर H2SO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब मोर H प्लस प्रोड्यूस करेगा, साफ साफ दिख रहा है। H2SO4 बताओ कितने H प्लस देगा, बोलो H2SO4 कितने H प्लस देगा, बोलो 2 H प्लस देगा ना, और HCl कितने देगा, एक ही देगा। तो अगर 0.1 मोलर H2SO4 है तो H प्लस कितना मिलेगा 0.2 मोलर, और अगर 0.1 मोलर HCl है तो H प्लस कितना मिलेगा 0.1 मोलर। इसका मतलब H2SO4 ज्यादा H प्लस फर्निश कर रहा होगा और उसी H प्लस की वजह से रेट बढ़ रही होगी। इसका मतलब एसिडिक मीडियम में अगर तुम H प्लस बढ़ाते जाओगे तो हाइड्रोलिसिस बढ़ता जाएगा। क्लियर है एकदम, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये था। आइए तो अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, आज का हमारा टॉपिक है। ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फिर हम कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ेंगे फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। और यह ध्यान रखना, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का जो नेचर होता है वो कैसा आता है, पहाड़ जैसा नेचर होता है। रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी मिलती है, पीक तक जाता है और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिक चीज हम समझ चुके थे एक्टिवेशन एनर्जी में। अब हमें क्या करना है, एक कंसीडर की हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मुझे एक बार बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या लिखा होगा, यहां पर प्लस करके हीट लिख देंगे। अगर यहां हीट प्लस करके नहीं लिखा है तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं, A2 प्लस B2, यहां माइनस हीट कर सकते हैं। भाई उधर से तुम इधर लाओगे हीट को तो माइनस लिख सकते हो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, या तुम ऐसा लिख सकते हो डेल्टा H क्या है नेगेटिव, डेल्टा H को हम क्या बोलते हैं एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इस तरीके से पढ़ते हैं, A2 प्लस B2 से 2AB एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी रिलीज को तुम ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो या ऐसे लिख दो, तीनों बातें सेम है, मतलब ये भी सही है ये भी सही है। और अगर कभी रिएक्शन ऐसे दे रखी है बेटा, देखो अगर कभी रिएक्शन तुम्हें दे रखी है A2 प्लस B2, इससे बना रहे हैं 2AB, और आपसे बोल दिया कि इसका डेल्टा H क्या है नेगेटिव, तब भी ये एक्सोथर्मिक है। क्या ये बात आप जानते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी रिलीज होती है, ये बात पता है। ठीक है भाई, डेल्टा H नेगेटिव होता है, ये भी बात पता है, वेरी गुड। हीट रिलीज होती है, वेरी नाइस, सिर्फ बहुत बढ़िया। तो अब हमें इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो ध्यान से देखना। एलिमेंट्री का मतलब एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन, ठीक है। और एक स्टेप में रिएक्शन कैसे होती है, उसके लिए आर्हेनियस ने क्या थ्योरी दी थी उसको समझ लेते हैं। उसने ये बोला कि जब A2 मॉलिक्यूल B2 मॉलिक्यूल से टकराएगा तो 2AB बनेगा, लेकिन वाया ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। आइए समझते हैं जरा बात को, ध्यान से देखना। मेरे पास A2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। मेरे पास A2 मॉलिक्यूल है, तो ये हो गया आपका A2, ठीक।
मेरे पास B2 मॉलिक्यूल है, ये हो गया बेटा B2। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनता है यहां पर ट्रांजिशन स्टेट। तो बनता है ट्रांजिशन स्टेट। कैसा बनता है ध्यान से देखना जरा। A2 B2 के साथ रिएक्शन करता है तो ट्रांजिशन स्टेट बनता है। उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। ध्यान से देखना जरा, समझना। तो आरएनएस के अकॉर्डिंग यह कहानी होती है कि जब A2 मॉलिक्यूल B2 मॉलिक्यूल से टकराएगा, ये A2 मॉलिक्यूल है, ये B2 टकराएगा, तो होता क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। क्या बोला मैंने? पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक, तो होता क्या है, यहां पर ये बॉन्ड बनेगा, ये टूट रहा होगा, ये टूट रहा होगा और ये बन रहा होगा, ये वाला देखो। तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, क्या, ध्यान से देखना, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड एकदम झटके से बन जाएं। भाई पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो धीमे धीमे मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, नए बॉन्ड बनेंगे तो मॉलिक्यूल धीमे धीमे, एटम्स धीमे धीमे पास आएंगे। इसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि एक तरीके से ब्रेकअप हो रहा है और दूसरी जगह पैचअप हो रहा है। तो इस थ्योरी को हम ब्रेकअप और पैचअप थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बस अपनी थ्योरी है ये। समझना जरा बात को, आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है, ब्रेकअप जब होता है तो धीमे धीमे एटम दूर जाते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाता है। धीमे धीमे ब्रेकअप होता है और किसी और के साथ धीमे धीमे इंटरेक्शन होता है। जब किसी और के साथ इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है तो इधर का टूट जाता है। यही होता है, यही होता है। बहुत आसान सी शब्दों में समझ लो। तो हो क्या रहा है यहां पर, इनका बॉन्ड अच्छा है, इनका बॉन्ड अच्छा है। अब हो क्या रहा है, इसका इससे इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, तो ये नया बॉन्ड यहां बनेगा इस जगह। इसलिए बोला है बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ रहे हो बात को? कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से टूट गया और एकदम से बन गया, धीमे धीमे होता है, इसको समय लगता है। ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इस समय पर एनर्जी बहुत हाई होती है दोनों जगह की, है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कब होता है, जब बॉन्ड धीमे धीमे टूट रहा होता है और दूसरी जगह बॉन्ड धीमे धीमे बन रहा होता है। समझ रहे हो? अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, हो चुका है आपके साथ ये। याद करो आपके साथ जब हुआ था तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी भयंकर एनर्जी की थी, याद करो। हम्म, तो यहां पर बेटा बीबी का मतलब क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग। और बी एफ का मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और यह प्रोसेस धीमे धीमे होती है। पुराने बॉन्ड धीमे धीमे टूट रहे हैं, टूट रहे हैं, टूट रहे हैं, टूट रहे हैं, और नए बॉन्ड बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं। और जब नया बॉन्ड बन जाता है तो पुराना टूट जाता है। तो अब आप अगर फाइनल देखोगे, फाइनल सिचुएशन क्या हो रही है, फाइनल सिचुएशन इसमें ऐसी दिखने वाली है। जो फाइनल सिचुएशन आपको दिखने वाली है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है, देखो ऐसा। तो पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने, और ये जो कहानी होती है ये, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इस जगह को। क्लियर है एकदम? तो जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो जो बीच में एक ट्रांजिशन होती है कि जब बॉन्ड टूट भी रहा है, बन भी रहा है ना, उस समय पर ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है? डन है मामला?
तो ये थी थ्योरी आरएनएस की। अब इसी के लिए हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है। तो अब हम क्या बनाएंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, देखें जरा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अब मैं बनाने जा रहा हूं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है? एनर्जी वर्सेस टाइम फॉर रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, इनको अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। ये तुम्हारा A2 था, ये B2 था, और इससे क्या बन गया? 2AB। देखो, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ आपको पहले से पता है कैसा होता है। ग्राफ का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी। एक मिनट को देखो, ऐसा। ये है रिएक्टेंट की अपनी कुछ एनर्जी, ये है प्रोडक्ट की अपनी कुछ एनर्जी, जिसको मैं बोल रहा हूं यहां पर रिएक्टेंट की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, प्रोडक्ट की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ये है ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी, यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से हम बना देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो रिएक्टेंट की कुछ अपनी एनर्जी होगी, प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी होगी। मैंने प्रोडक्ट नीचे क्यों बनाया है? क्योंकि आपको पता है डेल्टा एच क्या होता है, याद करो। डेल्टा एच जो होता है वो होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था। डेल्टा एच अगर किसी रिएक्शन का निकालना है तो प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, यही होता है डेल्टा एच। ठीक, यही होता है डेल्टा एच। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा, बताओ बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? बताओ। बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ये है, रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी मिले कि वो पहाड़ के पीक तक पहुंच जाए, ये आप जानते हो। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन ये हम किसके लिए बोलेंगे? ये हम बोलेंगे ई आर को मिल रहा है ना, ई आर मतलब रिएक्टेंट को मिल रही है एनर्जी। रिएक्टेंट को एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब ईए फॉरवर्ड रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा जरा, इसको बोलूंगा ईएएफ। और ईएएफ क्या है? यह है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। क्यों? अगर आर को एनर्जी मिलेगी तो वो इस पीक तक पहुंच जाएगा, और इस पीक तक पहुंचना ही रिएक्शन होना होता है। उसके बाद तो आप कूद जाओगे, है ना? तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिनिमम एनर्जी कितनी मिले? अगर मैं इसको रिएक्शन से समझाऊं तो ऐसा है, आर से क्या बन रहा है? यहां पर पी बन रहा है, और इस आर को तुम कितनी एनर्जी दे दो कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी ना। सही बात है? तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी ना, कि रिएक्टेंट को तुमने इतनी एनर्जी दे दी तो वो ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच गया, और उस तरफ जाना है तो कूद जाओगे। सही है? इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को बोलूंगा ईएएफ। क्लियर है एकदम? चलिए आगे देखना जरा। अगर मैं यहां से इस जगह तक, मतलब इस पीक तक की एनर्जी को देखूं, तो इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा ईएबी। बी क्यों? ये क्या था? प्रोडक्ट था ना, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। अगर प्रोडक्ट को तुम इतनी एनर्जी दे दो तो वापस यहां पहुंच जाएगा पीक पर, और अगर वापस पीक पर पहुंच गया तो इधर कूदना है तुम्हें, इस तरफ, इस तरफ। इसका मतलब अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बात करूं तो प्रोडक्ट को इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो पीक तक पहुंच जाएगा, मतलब उल्टा चलना है तुम्हें। तो ये क्या हो जाएगा? ईएबी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में तुम स्टडी कर सकते हो। अरे आसान सा है यार। देखो, रिएक्टेंट को एनर्जी दोगे तो प्रोडक्ट बनेगा, मान लो प्रोडक्ट को एनर्जी दे दी तो रिएक्टेंट बनेगा। सही बात है? और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बताओ कौन बड़ा है?
बताओ ईए फॉरवर्ड बड़ा है या ईए बैकवर्ड? फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है या बैकवर्ड की? देखकर बताओ आप, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है या बैकवर्ड की? बोलो जल्दी चैट बॉक्स में बोलो, फॉरवर्ड की ज्यादा है या बैकवर्ड की? बैकवर्ड की ज्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बैकवर्ड की एनर्जी ज्यादा होती है फॉरवर्ड से। ठीक है, कभी अगर आपसे पूछ लें, ऐसे थियोरेटिकल सवाल बना देते हैं, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ई इज ग्रेटर देन ई ए बी, है ना, ई एफ इज ग्रेटर देन ई ए बी, ई एफ इज इक्वल टू ई ए बी, ई एफ इज लेस देन ई ए बी, इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक, अब आप मुझे बताओ, आपने क्या बोला? आपने बोला डेल्टा एच क्या होता है? ईपी माइनस ई आर। आप मुझे ये एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में लिख के बता दो, क्योंकि न्यूमेरिकल में एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में भी आ सकता है। मुझे बताओ डेल्टा एच क्या लिखा आपने? बेटा डेल्टा एच जो तुमने लिखा वो ये लिखा, देखना जरा ध्यान से। जो डेल्टा एच तुम लिख रहे हो वो लिख रहे हो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस। डेल्टा एच क्या लिख रहे हो? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस। इसका मतलब इतना डिफरेंस आप क्या लिख रहे हो? डेल्टा एच। ये क्या है आपका? डेल्टा एच। डेल्टा एच की वैल्यू क्या लिखी तुमने? ईपी माइनस ई आर। और बात भी सही है। आप अगर ग्राफ से देखो तो मुझे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना। आप अगर ग्राफ से देखोगे तो मुझे दिख रहा है ईपी इज लेस देन ई आर। क्या ये बात सही है? देखो, अगर आप ग्राफ से देखोगे तो क्या दिख रहा है? ईपी इज लेस देन ई आर, और ईपी लेस देन ई आर का मतलब क्या है? डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए। आ भी रहा है, देखो ग्राफ से भी देखने से आ रहा है। अब मुझे डेल्टा एच आप लिखकर बताओ फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में बताओ। डेल्टा एच क्या लिखोगे? बोलो डेल्टा एच क्या लिखोगे, बताओ। ये जो डिफरेंस है ये तुम्हें लिखना है, तो ये क्या लिखोगे? ईएबी और ईएफ का डिफरेंस। लेकिन कौन सी वैल्यू पहले लिखोगे, बताओ, बहुत ध्यान से करना। कौन सी वैल्यू पहले लिखोगे? आपको डेल्टा एच बताना है इस रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। चैट बॉक्स में मैक्सिमम जनता गलत आंसर लिख रही है। चैट बॉक्स में मैंने अभी देखा आप लिख रहे हो ईएबी माइनस ईएफ, ये लिख रहे हो आप। ये तो गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? जल्दी पूछो। अगर तुमने ऐसा लिखा, आपको ग्राफ से देखने में समझ में आ रहा है कि बैकवर्ड की एनर्जी ज्यादा है, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तुम ज्यादा में से कम माइनस कर रहे हो, इसका मतलब ये वैल्यू तो प्लस निकल के आएगी, और डेल्टा एच तो प्लस हो नहीं सकता। क्यों? रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। सही बात है ना, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब ये एकदम गलत है। इसको ऐसे ना लिख के हमें कैसा लिखना पड़ेगा? हमें डेल्टा एच को क्या बनाना है बेटा? नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या लिखोगे? ई एफ माइनस ई ए बी लिखोगे ना अंकल। देखो, और तुम्हें यह पता है कि ई एफ क्या है? छोटा है किससे? ई ए बी से। ग्राफ से देख लो। इसका मतलब यह वैल्यू नेगेटिव निकल के आनी चाहिए, और आ भी रही है। बात समझ में आई? अगर तुम ई ए बी माइनस ई एफ लिख देते तो ई ए बी तो बड़ा है, साफ साफ आंखों से दिख रहा है। सही है ना? इसका मतलब वो तो पॉजिटिव निकल के आ जाता जो तुम लिख रहे थे पहले। तो आपको क्या लिखना है? ई एफ माइनस ई ए बी लिखना, तभी तो डेल्टा एच नेगेटिव निकलेगा। समझे बात को? अब क्लियर है एकदम? डेल्टा एच तो नेगेटिव बनाना है ना एक्सोथर्मिक के लिए। चलो भाई, यहां पर एक एनर्जी और आती है, और इस एनर्जी को हम बनाएंगे इस तरीके से। ग्राउंड लेवल से, एकदम ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल से पीक तक की एनर्जी। ग्राउंड लेवल मतलब एकदम जीरो एनर्जी से। तो ग्राउंड लेवल से पीक तक की ये वाली इतनी, देखो जरा ध्यान से देख लो। ग्राउंड लेवल से, यहां से जीरो एनर्जी से पीक तक की एनर्जी, इसको बोलते हैं ईटीएच। और ईटीएच क्या होता है? ईटीएच क्या होता है? ईटीएच बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है आपकी? ग्राउंड लेवल से पीक तक की एनर्जी, मतलब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड ग्राउंड लेवल। क्या बोला? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड ग्राउंड लेवल। क्या बोला? फिर से रिपीट करो। एनर्जी लेवल बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड ग्राउंड लेवल। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड ग्राउंड लेवल।
तो ये क्या है, यहां तक का एनर्जी डिफरेंस है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ग्राउंड लेवल की एनर्जी का डिफरेंस होता है क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर से जरा मेरे साथ रिपीट कर दो, फिर से मेरे साथ रिपीट कर दो। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ग्राउंड लेवल की एनर्जी डिफरेंस थ्रेशोल्ड एनर्जी है। सभी लोग चैट बॉक्स में लिखें जल्दी से, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड ग्राउंड लेवल, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस होता है ये। अब एग्जाम में आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि हमें ईटीएच लिखकर बताओ, है ना, ऑप्शन में ऐसा कुछ दे देंगे, ईटीएच इज इक्वल टू ई आर प्लस ई एफ। क्या ये बात सही है, चेक करके देखो जरा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या ये सही है, आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इस टाइप से पूछ सकते हैं, बताओ जरा। ईटीएच को क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैंने ये सही लिखा है, देखो चेक करते हैं। मुझे ईटीएच लेना है इतना, तो ये क्या कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ई आर मतलब ये वाली और प्लस ई एफ, सही बात है। तो ई आर इतना हो गया और ई एफ इतना हो गया, एकदम सही लिखा है, एकदम सही लिखा है, सही बात है ना। देखो चेक कर लो जरा सभी लोग एक बार, क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है, ई आर प्लस ई एफ सही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ईपी प्लस ई ए बी, क्या ये सही लिखा है, देखो ईपी, ईपी मतलब इतनी, ये ईपी हो गई और फिर इसके ऊपर ई ए बी, एकदम सही लिखा है। इस टाइप के स्टेटमेंट वाले सवाल हो सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ईटीएच इज इक्वल टू ईपी प्लस डेल्टा एच प्लस ई एफ। देखो जरा, क्या ये सही लिखा है, ईपी मतलब यहां से यहां तक, ये ईपी हो गई, ठीक, यहां से यहां तक डेल्टा एच हो गई प्लस ये ई एफ हो गई। तो आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। अगर आपको ये ग्राफ की चीजें क्लियर हैं तो आप आसानी से इस टाइप के रिलेशन वाले सवाल बना सकते हो। लेकिन मैक्सिमम सवाल जो आपको मिलेंगे वो मैं आपको पहले से ही बता देता हूं। मैक्सिमम सवाल आपको डेल्टा एच वाला ये और डेल्टा एच वाला एक रिलेशन, ठीक है, ये दो रिलेशन आप ध्यान रखना। ठीक है, ये रिलेशन अगर आपको याद है मैं यहां पर अच्छे से लिख देता हूं, ई एफ माइनस ई ए बी। मैक्सिमम सवाल इसके मिलेंगे, कुछ एक सवाल आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी के भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है एकदम, समझ गए आप एक्सोथर्मिक के लिए क्या कहानी है, ठीक है, क्लियर है एकदम मामला, क्लियर है एकदम। बस आपको क्या करना है, ये ग्राफ याद रखना है। मतलब आप अपने शॉर्ट नोट्स जब बनाओगे ना, ये तो पूरी थ्योरी समझाई, आप तो ऐसे करना, ऐसा ऐसा ऐसा, बस खत्म। अब आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि यहां से यहां तक क्या होती है, ये होता है बेटा ई एफ, ठीक है, यहां से यहां तक क्या होती है, ये होती है ई ए बी, ठीक है, ये क्या होती है बेटा थ्रेशोल्ड, ठीक है, ये क्या होती है ईपी, ये क्या होती है ई आर, सॉरी ये ई आर और ये ईपी। ऐसे रफ में शॉर्ट नोट्स में ऐसे लिख सकते हो। डेल्टा एच क्या लिख लेना, ईपी माइनस ई आर और ई एफ माइनस ई ए बी, खत्म। आप जब अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ये हो गया। बाकी रिलेशन लिखना आप यहीं से लिख लिया करो, जब आपको रिलेशन लिखना आप यहीं से लिख लिया करो, ई टी एच इज इक्वल टू ईपी प्लस दिस, जो भी पूछ लें आपसे क्वेश्चन में, है ना। तो आपको मैं देता हूं 4 मिनट का समय पीछे की पूरी रामायण नोट करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने पहले थ्योरी आपको समझाई थी और उसके बाद ये एनर्जी से रिलेटेड चीजें मैंने समझाई। 4 मिनट का आपके पास समय है, आराम से आप लिख लो क्योंकि इसी से रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलो भाई लिख लो, 4 मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक है। और एक बार बना के जब आप लिख रहे हो कि बन जाएगा ना, तो एक बार देखना गौर से, ठीक।
आओ आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं जब तक लोग लिख रहे हैं। एक कह रहा पीसी में पोल नहीं आता। आता है यार, ऐसा थोड़ी है यार, आता है पोल। कौन सी कंपनी का पीसी यूज कर रहे हो? हम्म। कह रहा है युगांडा पीसी। बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जब बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं उस जगह को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। डन। आता है पोल भाई। चलो भाई, आइए आइए, आपका इंतजार है। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा एक्सोथर्मिक के लिए। अब हम क्या करेंगे, सेम यही कहानी एंडोथर्मिक के लिए करेंगे। ठीक है, लेकिन वो डायग्राम नहीं बनाएंगे। कौन सा वाला? वो A2B2 वाला, वो सेम वैसे ही रहेगा। एनर्जी प्रोफाइल में चेंज आएगा। अब आप बताओ क्या चेंज आएगा, सोचो। अपन सीधे एनर्जी प्रोफाइल बना लेते हैं, लेकिन उसके पहले एंडोथर्मिक लिख लेते, कैसा दिखेगा। आपको एंडोथर्मिक दिखता है A2 प्लस B2 प्लस हीट, ऐसा लिखा हो तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हीट इधर ना लिखी हो तो राइट साइड दे सकते हैं, माइनस हीट। अगर ऐसा ना लिखा हो तो A2 प्लस B2 2AB डेल्टा H पॉजिटिव, ऐसा भी दे सकते हैं। इस तरीके से आपको दे देते हैं। अब आप मुझे बताओ क्या चेंज आएगा। ठीक है, मैं A2 प्लस B2 की वो कोलिजन वाली थ्योरी नहीं बता रहा हूं, वो अपन पढ़ चुके हैं, मतलब आरएनएस वाली थ्योरी। कोलिजन थ्योरी एक अलग होती है, वो नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। आरएनएस वाली थ्योरी में A2 B2 से टकराया, 2AB बना, वाया ट्रांजिशन स्टेट, है ना। हम क्या करेंगे, हम किसके लिए बना रहे हैं? फॉर एलिमेंट्री ही बना रहे हैं, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब A2 ने B2 के साथ रिएक्शन करी, ट्रांजिशन स्टेट बना और प्रोडक्ट बन गया। मतलब धीमे धीमे ब्रेकअप हुआ और पैचअप हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बन गए। अब आप ध्यान से देखना एंडोथर्मिक में क्या चेंज आएगा। आप मुझे जरा देख लिख कर बताएं चैट बॉक्स में, सभी लोग आप चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है भाई इस चैप्टर में। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब टाइम फॉर रिएक्शन। थोड़ा सा आप इन्वॉल्व हो जाओगे ना तो आपको मजा भी आने लगेगा। चलो बताओ जरा, आप सोचकर बताओ क्या परिवर्तन है। अब एक बच्चे का कहना है, एक क्या काफी लोगों का कहना है कि भैया ईपी बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही कह रही है जनता, बहुत बढ़िया। जनता कह रही है कि अब कुछ ऐसा होने वाला है, एकदम सही है, हम आपकी बात से सहमत हैं। ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये है आपका ER, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ये EP। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ER में इतना ऐड कर दें और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी बता दो पहले तो। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी हो जाएगी, है ना। ER को एनर्जी हम दे दें कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाए, मतलब ट्रांजिशन स्टेट। ये है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाए तो ये क्या हो जाएगी? इस एनर्जी को क्या बोल दोगे? ये है बेटा EA फॉरवर्ड रिएक्शन की। बैकवर्ड की क्या हो जाएगी बेटा? ये। तो ये क्या हो जाएगी? EA बैकवर्ड रिएक्शन की। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? डेल्टा H क्या होता है आपका? डेल्टा H तो वही होता है प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की। देखो क्या हो गया भाई, जादू जादू। देखो डेल्टा H तो तुम्हारा वही होता है ना,
भाई डेल्टा एच क्या होता है? चाहे रिएक्शन एक्सो चाहे एंडो हो, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, डेल्टा एच यही होगा ना। चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, अगर आपको लग रहा है नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, आओ क्रॉस चेक कर लें। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ज्यादा है रिएक्टेंट से, मतलब ईपी ग्रेटर देन क्या है? ईआर। मतलब एकदम सही है ना। इसका मतलब डेल्टा एच क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। सही बात है, होना भी चाहिए था। तो डेल्टा एच ईपी माइनस ईआर होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट, रिएक्शन किसी भी टाइप की हो उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं? डेल्टा एच को लिख रहा हूं एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में। अब आप मुझे लिखकर बताएं चैट बॉक्स में, एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में क्या लिखूंगा? ईएएफ माइनस ईएबी लिखूंगा या ईएबी माइनस ईएफ लिखूंगा? बताओ जरा, एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिखोगे? आपने ईपी माइनस ईआर लिख दिया, एकदम सही है। क्या एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में भी सेम रिलेशन होगा पीछे वाला? बताओ। यस, सेम होगा। क्यों? ईएएफ माइनस ईएबी जब लिखोगे तो ईएफ बड़ा है और ईएबी छोटा है। देखो, ईएफ बड़ा है, ये छोटा है, साफ साफ दिख रहा है। और बड़ा है छोटा है, इसका मतलब ईएएफ इज ग्रेटर देन ईएबी, मतलब डेल्टा एच यहां से ही पॉजिटिव निकलेगा। मतलब फॉर्मूले आपको एक ही बार याद करने हैं, उसको हम अप्लाई एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों में ही करेंगे, अलग अलग फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले आपको एक बार ही याद रखने हैं। तो डेल्टा एच क्या आ गया आपका? ई एफ माइनस ई ए बी। सही बात है एकदम, सेम ही फॉर्मूले हैं। बाकी और मार्किंग यहां पर कर लेते हैं ग्राफ में। क्या ग्राउंड लेवल से यहां तक की एनर्जी को क्या बोलोगे? ग्राउंड लेवल से यहां तक की एनर्जी को क्या बोलोगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, डेल्टा एच किसको बोलोगे? दोनों का डिफरेंस, इसको डेल्टा एच बोल दो। देखो, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा एच। क्लियर है एकदम? तो ये एंडोथर्मिक का ग्राफ हो गया। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आपने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों पढ़ लिया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। रिलेशन आप लिख सकते हो। क्या ईटीएच को क्या लिखोगे? यहां से यहां तक क्या बोलोगे? ईआर। तो ईटीएच इज इक्वल टू ईआर प्लस ईएफ, है ना? इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलो भाई, 2 मिनट का समय दे रहा हूं इसको नोट करने के लिए। 2 मिनट है आपके पास, लिख लो जल्दी से। क्लियर है ना एकदम आपको दोनों ग्राफ? एक बच्चा कह रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कौन सी है? बेटा क्वेश्चन में देंगे ना आपको, सपने थोड़ी आएंगे कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। डन। लिख लिया क्या आप लोगों ने?
चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब हम करेंगे कुछ सवाल छोटे छोटे रिलेशन वाले, और फिर हम कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल। पहले आप सवाल कर लो। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, बताओ जरा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन ऐसा लिखा है। अब आपको यहां मेंशन नहीं है क्या, देखो एक्टिवेशन एनर्जी में आपको कुछ मेंशन नहीं है क्या है, तो हम बाय डिफॉल्ट रिएक्टेंट के लिए मान के चलेंगे, बाय डिफॉल्ट रिएक्टेंट के लिए। अगर उन्हें बैकवर्ड वाली रिएक्शन के लिए पूछा गया होगा, बैकवर्ड वाली के लिए, तो वो पूछ लेंगे, लिख कर दे देंगे, कुछ ऐसा लिखा होगा कि तुम्हें समझ आ जाएगा कि बैकवर्ड मानना है ना। कुछ नहीं लिखा है, आपने पढ़ा द एक्टिवेशन एनर्जी, आप पूछोगे सर कौन सी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड वाली लेके चलो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, फॉरवर्ड वाली लेकर चलो। तो तुम्हें क्या लिखना है, एक्टिवेशन एनर्जी को किस फॉर्म में, थ्रेशोल्ड एनर्जी के फॉर्म में, और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो हमें क्या मानना है, बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड के लिए लेना है। तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी जब लिखेंगे फॉरवर्ड के लिए तो क्या लिखेंगे बताओ, हम थ्रेशोल्ड एनर्जी का ग्राफ देख लेते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का ग्राफ में देखो, चाहे एंडोथर्मिक ले लो चाहे एक्सोथर्मिक ले लो आप, ठीक है। कुछ नहीं दिया इसका मतलब दोनों का सेम आ रहा होगा, देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इससे चलता, कहां गया, अगर मैं एंडोथर्मिक से चलता, बताओ जरा क्या लिखूंगा रिलेशन ईटीएच का, मैं लिखूंगा ईटीएच इज इक्वल टू, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में लिखना है, तो ईटीएच इज इक्वल टू ई आर प्लस ई एफ। क्या ये बात सही है, ध्यान से देखो जरा, ईटीएच मैंने क्या लिखा, यहां से यहां तक देखो, ये है ई आर इतना, ये ई आर हो गया और प्लस ये ई एफ हो गया, तो ये ईटीएच हो गया ना, क्लियर है। तो ई आर प्लस ई एफ ये आ जाएगा, तो मुझे ई एफ लिखना है तो ईटीएच माइनस ई आर करना पड़ेगा, सही बात है। कोई बोलता सर हम इससे नहीं करेंगे, एक्सोथर्मिक से करेंगे, आ जाओ। अगर तुम एक्सोथर्मिक से ईटीएच लिखते तो क्या लिखते, ईटीएच एक्सोथर्मिक से, अब तुम्हारा ई आर होता यहां से यहां तक और प्लस ई एफ, इसका मतलब वैल्यू यहां पर सेम आती, रिलेशन क्या आता सेम, तो यहां से लिखोगे तो भी ई आर प्लस ई एफ ही आएगा। तो चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, इतना तो समझ गया कि ईटीएच का रिलेशन सेम आता है, चाहे एंडोथर्मिक चाहे एक्सोथर्मिक, मैंने दोनों से लिख के बता दिया है ना। तो ईटीएच क्या आया, ई आर प्लस ई ए एफ आया, तो ईटीएच क्या आया, ई आर प्लस ई ए एफ आया बेटा। तो यहां से तुम्हें ई ए एफ चाहिए था, तो ईटीएच माइनस ई आर आंसर आ जाएगा, और ईटीएच मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी। चेन्नई आंसर आप लोगों का आ रहा होगा, बताएं जरा क्या ये बात सही है, क्या आप लोगों का आंसर चेन्नई आ रहा है, जल्दी से बता दीजिएगा। एकदम सही है, भारी मात्रा में लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड। अगला सवाल अब आप मुझे ये करके बताएं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईए फॉर बैकवर्ड, देखो अब लिख दिया उन्होंने है ना, ईए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन ईए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब इस सवाल में आपसे वो ये जानना चाह रहे हैं कि ईए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन आना चाहिए ईए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा लिखना है उनका, बोलो जरा। बैकवर्ड का ईए फॉरवर्ड से ज्यादा आना चाहिए, और ये जो लिखा है उन्होंने इन सब में, ये ईए क्या है, ये ईए फॉरवर्ड का है, देखो ए से बी के लिए दिया है आपको क्या दिया, ए से बी के लिए। तो हमें डेल्टा एच का फॉर्मूला पता है क्या, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, हर एक ऑप्शन में चेक कर लो, पता चल जाएगा तुम्हें, चेक कर लो जरा, चेक कर लो, या आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो क्या, ई ए बैकवर्ड अगर ज्यादा है फॉरवर्ड से, ई ए बैकवर्ड अगर ज्यादा है फॉरवर्ड से, तो डेल्टा एच क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो डेल्टा एच नेगेटिव किस किस में आ रहा है, ऑप्शन चेक कर लो, ओ एम जी एक ही ऑप्शन में, तो यही आंसर लगा दो। मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन में डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा होता तो हम फिर कैलकुलेट करके देख लेते, ठीक है। और वैसे भी इस टाइप का सवाल पूछा गया तो इसमें एक डेल्टा एच नेगेटिव एक ही रहेगा ऑप्शन में, क्योंकि सिंगल आंसर करेक्ट पूछते हैं ना आपके नीट में,
मल्टीपल आंसर तो पूछते नहीं है। तो 3 एंडोथर्मिक है, 1 एक्सोथर्मिक है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो आप। डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए ना अगर बैकवर्ड की एनर्जी फॉरवर्ड से ज्यादा है तो ऑप्शन ही ऐसा क्रिएट किया गया। देखो 3 एंडोथर्मिक दे रखी हैं और 1 एक्सोथर्मिक है, तो अगर आंसर आ जाएगा। डन है एकदम मामला, समझ गए? तो डेल्टा एच नेगेटिव इसमें आ रहा था। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने है, क्या पढ़ें जरा। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर जनरली, बताओ ऐसी रिएक्शन जिसमें ये ज्यादा हो, मतलब आपको पढ़ाई करो ये बोलने के लिए बहुत बोलना पड़ रहा है भाई। अगर आपके घर वाले तुमसे बोल रहे हैं बेटा पढ़ो, और तुमने एक बार में ही सुन लिया और खड़े होकर बैठ गए चेयर पे, पढ़ाई चालू कर दी, और एक वो ढीठ इंसान है जिसको बहुत बार बोल रहे हैं घर वाले कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ही नहीं रहा, बेटा गलियों के चक्कर लगा रहा है, तो साफ साफ सी बात है अगर ये ज्यादा तो रेट क्या हो जाएगी, कम होगी ना, तो स्लो रिएक्शन होगी। तो जिन रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्शन कराने के लिए, मतलब तुम्हारे घर वाले चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं भाई, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, इसका मतलब रिएक्शन स्लो है। क्लियर है एकदम? डन। चलो भाई अगला सवाल कर लो एक। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है ना, और यहां प्लस में 38 किलो कैलोरी दे रखी। बताओ ये रिएक्शन कैसी है, एंडो है कि एक्सो है, बताओ। व्हाट वुड बी द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन सी प्लस डी से ए प्लस बी, मतलब ये जो दे रखा है ना 20 किलो कैलोरी, ये तुम्हें फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, और तुमसे क्या पूछ रहे हैं, सी प्लस डी से ए प्लस बी मतलब उल्टी, और उल्टी वाली रिएक्शन मतलब बैकवर्ड के लिए तुमसे पूछा जा रहा है। निकाल पाओगे? प्लस 38 लिखने का मतलब क्या है, डेल्टा एच क्या है इसका, प्लस 38 मतलब डेल्टा एच क्या, माइनस 38। भाई ये हीट लिखी ना, प्लस में हीट, तो डेल्टा एच माइनस 38 होगा, ध्यान रखना। एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही, काफी लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, यही होता है डेल्टा एच का फॉर्मूला। डेल्टा एच क्या है, माइनस 38, फॉरवर्ड का कितना दिया है 20, और बैकवर्ड का तुम्हें निकालना है। किलो कैलोरी में चल रहा है तो किलो कैलोरी में ही चलने दो। बता दो जरा बैकवर्ड की कितनी आ गई। कितनी सिंपल क्वेश्चन है इसके, है ना। 20 और 38 ले जाओ, 58 आंसर आ जाएगा आपका, किलो कैलोरी। ढोलकपुर आंसर आ रहा है, चेक करो, ढोलकपुर आंसर आ रहा है। अरे सिंपल सी बात है ना, प्लस में 38 लिखने का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होगा ना। बैकवर्ड रिएक्शन का तुमसे पूछा गया है एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड का तुम्हें गिवन था। क्या यही आंसर आया? बहुत आसान सवाल होते हैं इसके, ध्यान रखना। डन, चलें आगे। वेरी नाइस, चलो भाई आगे चलते हैं। अब चलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमें देखना है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं। अब इसको तुम समझना जरा बात को, ठीक है, इसको समझना बात को। मान लो 2 लोग हैं, उनमें पैचअप है, ठीक है। अब क्या हुआ, उनमें से किसी एक को कोई और पसंद आ गया, तो ये बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, ठीक। अब कुछ समय बाद वो जो नया बॉन्ड बना था, वो 2 लोग थे, उनमें से किसी को तीसरा और पसंद आ गया, मतलब सीक्वेंस में चल रही है रिएक्शन। मतलब पहले ब्रेकअप हुआ, पैचअप हुआ, फिर दूसरी बार भी ब्रेकअप हुआ, फिर तीसरी बार भी ब्रेकअप हुआ, पैचअप हुआ, फिर चौथी बार भी, ऐसा चल रहा है मामला, ठीक है। मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के। तो हो क्या रहा है, जैसे मान लो A2 प्लस B2 ये रिएक्शन हुई थी,
इससे 2A भी बन रहा था। अब मान लो इनकी जिंदगी में कोई C आ गया, उससे कुछ D E ऐसा कुछ बन गया, फिर उसकी जिंदगी में कोई और आ गया तो E बन गया। मतलब बहुत बार ब्रेकअप और पैचअप चला जा रहा है जिंदगी में। ठीक, बहुत बार ऐसा हो रहा है। एक कह रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसका मतलब क्या है, समझना जरा केमिस्ट्री की भाषा में। इसका मतलब क्या है, मान लो यहां से तुमने रिएक्शन शुरू करी, इससे बी बना, इससे सी बना, इससे डी बना, इससे ई बना, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलना, मैंने ई तक ले लिया। तो ए से बी बन रहा है, फिर बी से आगे सी बन रहा है, सी से डी, डी से ई बन रहा है, मल्टीपल स्टेप में। मतलब ए से ई अगर कोई रिएक्शन हो रही है, ए से ई अगर बनाना है तो डायरेक्ट नहीं बन रहा, सुनना ध्यान से। ए से ई बनाना है तो डायरेक्ट नहीं बन रहा है, बीच में कुछ कुछ बन रहा है। ठीक है, बीच में कुछ कुछ बन रहा है। ठीक है, बीच में कुछ कुछ बन रहा है। क्या बी बन रहा है, सी बन रहा है, डी बन रहा है। अब ये जो बी सी और डी बनता है, इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। ठीक, तो इसको मैं लिख रहा हूं इंटरमीडिएट 1। ये क्या है, इंटरमीडिएट 2। ये क्या है, इंटरमीडिएट 3। ये क्या है तुम्हारा, रिएक्टेंट। और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो बनता है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो बनता है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। और रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनने का मतलब है बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इसको बोलूंगा TS1, इसको बोलूंगा TS2, इसको बोलूंगा TS3। सही बात है। और इसको बोलूंगा TS4। कैसे, ध्यान से सुनिएगा भाई। दो लोग थे जिनका पैचअप था, ठीक है। अब यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्यों, इनमें से किसी को कोई तीसरा पसंद आ गया, तो इनमें से जिसको भी तीसरा पसंद आया है वो उसके साथ जाएगा। तो यहां बॉन्ड टूट रहा होगा, वहां बन रहा होगा। जब बन चुका होगा उस टाइम पर आप यहां पहुंच गए। ठीक, अब बी से सी बनाना है तो बॉन्ड टूट रहे होंगे, बन रहे होंगे, वो यहां पर हो रहे होंगे। और जब बन चुका होगा तो सी पर आ जाओगे। फिर सी से डी पर जाओगे तो बॉन्ड टूट रहे होंगे, नए बन रहे होंगे, वो यहां हो रहा होगा। और जब बन चुका होगा तो डी पर आ जाओगे। और डी में बॉन्ड टूट रहे होंगे, बन रहे होंगे, और जब बन चुका होगा तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन ई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। इसका मतलब हर एक रिएक्शन, जैसे है तो ये कॉम्प्लेक्स, ए से ई बन रहा है, हर एक स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट आती है। बिल्कुल सही बात है। क्या ये बात सही बोल रहा हूं मैं, हर एक स्टेप में। मतलब ए से बी जाओगे तो एक ट्रांजिशन स्टेट, बी से सी तो एक ट्रांजिशन स्टेट, सी से डी तो एक ट्रांजिशन स्टेट, डी से ई तो एक ट्रांजिशन स्टेट। सही बात है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं जितने स्टेप की भी रिएक्शन है तो ट्रांजिशन स्टेट जो होगी वो क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू हो जाती है इंटरमीडिएट +1। क्या ये बात सही है। अगर किसी रिएक्शन में 4, 5, 10, 15 इंटरमीडिएट बन रहे हो तो ट्रांजिशन स्टेट हमेशा उससे एक ज्यादा बनती है। जैसे 4 अगर इंटरमीडिएट है तो 5 ट्रांजिशन स्टेट, 10 इंटरमीडिएट तो 11 ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो हर एक स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आइए इसी का हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसी का हम ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए रिएक्शन पर डिपेंड करता है किस टाइप की रिएक्शन है। मैं समझाने के लिए एक्सोथर्मिक ले लेता हूं, आप उसको एंडोथर्मिक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस एंडोथर्मिक में क्या करोगे, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा और रिएक्टेंट की कम कर देना। मैं अभी क्या करूंगा, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की कम और रिएक्टेंट की ज्यादा करूंगा, है ना। तो ये हो गया एनर्जी और ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब आप देखना जरा ध्यान से, मैं एक्सोथर्मिक के लिए बना रहा हूं। कैसे, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की कम होती है ना। देखो इस तरीके से कुछ नेचर ऐसा आएगा। थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं। देखो क्या कहानी है यहां पर, देखना जरा। ये हो गई प्रोडक्ट की एनर्जी, मैंने एक्सोथर्मिक का बनाया है। ये हो गई रिएक्टेंट की एनर्जी। ठीक है,
थोड़ा इसको नीचे की तरफ दिखा देते ना। ऐसा, ये I1, ये I2, ये I3, ये TS1, ये TS2, ये TS3, ये TS4। देखो जरा, ये हो जाएगा आपका TS1। जो पीक होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट, TS2, TS3, TS4। और जो ट्रफ है, ये तो आपका हो गया क्या, ये रिएक्टेंट, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, और ये हो जाएगा I3। ऐसा होता है, गौर से देख लो आप। तो जब कभी भी एक्सोथर्मिक का बनाओगे तो एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट नीचे कर दोगे। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर एंडोथर्मिक का क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं लो। एंडोथर्मिक में क्या करोगे, एंडोथर्मिक में ऐसा बन जाएगा, देखो देखो ना, फिर देख लो। एंडोथर्मिक में ऊपर की तरफ चले जाना, अलग से क्यों बनाना, समझ में तो आई गया ना हमें। भाई एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। फिर देखोगे एक बार और देख लो, एंडोथर्मिक का ग्राफ ऐसा चला जाएगा, समझ गया ना, क्लियर है एकदम। तो जब कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ग्राफ होता है तो जितने स्टेप की रिएक्शन होती है, जैसे यहां पर कितने स्टेप हैं, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, मतलब चार पीक आएंगे जो कि ट्रांजिशन स्टेट होंगे। और चार पीक तभी आएंगे जब तीन यहां पर इंटरमीडिएट बनेंगे, ये अभी अपन ने देख लिया, ठीक है। और ये रिएक्शन किसके लिए है, डेल्टा एच, इसका क्या है, नेगेटिव, मतलब ये एक्सोथर्मिक के लिए मैंने बनाया है। क्लियर है, ठीक, डन। और कॉम्प्लेक्स के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बहुत ही लीस्ट। तो बस इतनी जानकारी होगी तो काफी है, इतना। सिंगल स्टेप वालों के लिए जो मैंने पीछे सिखाया वो इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना। इसको तुम छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ रखी थी तो मैंने कहा चलो बता देते हैं, इसको आप छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बना लो जरा, अगर लिख रहे हो तो, बाकी आपकी इच्छा, आप ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। चलिए भाई, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, लिख लो। जिसको लिखना है लिख सकते हो, जिसको नहीं लिखना है एकदम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। डन, वेरी वेरी नाइस, बड़ी जल्दी लिख लिया यार, गजब। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आप मुझे बता देना, एक ऐसी सवाल पूछ लेता हूं, अब समझ गए हो तो सवाल भी कर लो, ठीक है। फाइंड टीएस एंड आई, आई मतलब इंटरमीडिएट, टीएस मतलब ट्रांजिशन स्टेट। चलो बता दो जरा। तुरंत आंसर लिखो चैट बॉक्स में, टीएस और आई बता दो चैट बॉक्स में सभी लोग, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत आसान है, जितने पीक हैं वो सब क्या है, टीएस है। और इन टीएस के बीच में ये, अपार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, उसके बीच में जो ट्रफ है वो इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट कितने हैं, 2, और ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, 3, ठीक है। अगर कभी आपसे नीट में सवाल पूछा जाएगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, है ना। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट ही पूछा जा सकता है। डन,
आ गया था सबका आंसर? चलो बहुत बढ़िया, आसान है एकदम। जितने पीक होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट और उनके बीच में इंटरमीडिएट, अपार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आर और पी अलग होगा, उसके बीच में जो ट्रफ होंगे वो इंटरमीडिएट। बिल्कुल सही बात है, वेरी नाइस। चलो बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक अपना छोटा सा है, बस एक ग्राफ फॉर जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई रिएक्शन ऐसी हो कि जिसमें जीरो एक्टिवेशन एनर्जी लगे, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब आपको रिएक्शन कुछ ऐसी दी जाए कि बस अब उनको एनर्जी लूज करनी है, एनर्जी चाहिए नहीं है। और ऐसा ऑर्गेनिक में होता है। जैसे ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन होती है, क्लास 11th में आपने हेलोजिनेशन पढ़ी होगी। वहां पर जब कभी भी रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं ना, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना, तो इसके लिए जीरो एक्टिवेशन एनर्जी है। इसके लिए जैसे ये रेडिकल है, ये आपस में बस कंबाइन होना चाहते हैं। क्यों? रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, ये आपस में कंबाइन होना चाहते हैं। और ये आपस में जब कंबाइन होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब एनर्जी तुरंत से कम हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा। तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है। मतलब फॉरवर्ड के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ नहीं लिखा होता तो हम फॉरवर्ड मान के चलते हैं ना। तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो आप बताओ, आपका ग्राफ ऐसे नहीं जा रहा। देखो, आपका ग्राफ ऐसे नहीं जा रहा। आपने क्या करा? इस एनर्जी की तो जरूरत ही नहीं है, मतलब आप पीक से चालू कर रहे हो, तो आपको तो जरूरत ही नहीं है ना। आपको फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। ठीक, इसका मतलब क्या होने वाला है? सीधा सीधा ग्राफ गिरेगा। मतलब जीरो एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपसे पूछा है कभी, तो एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ कैसा आने वाला है? ऐसा। अगर कभी आपसे बोले कि क्या किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है, आप बोलोगे यस हो सकती है। कब ऐसा होगा? जब जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा हो। और कहां से हो रहा हो? सीधे ट्रांजिशन स्टेट से हो रहा हो। मतलब कोई चीज अनस्टेबल हो और उससे तुरंत स्टेबिलिटी आ रही हो, तो वो एनर्जी लूज करके आगे बढ़ जाएगी, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। सर ये रेडिकल अनस्टेबल क्यों होते हैं? रेडिकल में अगर तुम पूछो, इसमें बताओ मुझे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बोलो। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इससे कंबाइन हो रहा है, ऑक्टेट इसका इनकंप्लीट है, और कंबाइन होने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या ये बात सही है? देखो, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएं तो ये बना लेगा। तो यहां क्या है? इनकंप्लीट ऑक्टेट है, तो ये अनस्टेबल है। सही बात है। और यहां क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, इसीलिए रिएक्शन आगे बढ़ना चाहेगी। इनकंप्लीट से कंप्लीट जाओगे ना, तो आगे बढ़ना चाहेगी। बहुत जल्दी रिएक्शन होगी, बहुत तेज रिएक्शन होती है तो कंबाइन होने वाली है ना। ठीक है, तो यहां इनकंप्लीट ऑक्टेट होता है, यहां कंप्लीट हो जाता है ऑक्टेट। लिखना हो तो नोट कर लो। तो मैंने ये टॉपिक आपको इसलिए बताया कि कभी आपसे पूछ लें कि जीरो एक्टिवेशन एनर्जी पॉसिबल है क्या, तो आपको इस टाइप की रिएक्शंस के बारे में सोचना पड़ सकता है। अनस्टेबल से जब आप स्टेबल जाओगे। बिल्कुल सही बात है बेटा मोहित। एक बच्चे ने एकदम सही लिख दिया, बॉन्ड ब्रेकिंग ना हो, सीधा बॉन्ड फॉर्मेशन हो बस। एकदम सही कह रहे हो। बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह ना चले रिएक्शन में, सीधे बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों? जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। सही बात है। बॉन्ड तोड़ने के लिए देनी पड़ती है ना। एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है कि जब बॉन्ड बन रहे हो, बस बॉन्ड बन रहे हो, बस जब बॉन्ड बन रहे हो वहां पर जीरो एक्टिवेशन एनर्जी है। एकदम सही लिखा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जहां बेटा जिस एटम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको हम रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, डन। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, चलें आगे। एक कह रहा सिर्फ पैचअप हो, ब्रेकअप ना हो। बिल्कुल सही बात है। चलें आगे। चलो भाई, तो ये कहानी हो गई आपकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक और बचा है आज का, इसको कवर कर देते हैं, फिर आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है।
चलिए भाई, कैटलिस्ट के बारे में समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। कई सारी चीजें आप पहले से ही बचपन से पढ़ते हुए आते हो, लेकिन हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है पहले उसके बारे में देख लो। देखो क्या कह रहे हैं, द सब्सटेंस विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगो एनी परमानेंट चेंज इन मास एंड कॉम्पोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। सर इसका मतलब क्या है, आपने डेफिनेशन पढ़ दी, मतलब बताओ। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप रिएक्शन में डालो, जिसको आप रिएक्शन में डालो तो रिएक्शन की स्पीड को वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। यही बोला ना, चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। और जब रिएक्शन खत्म हो रही हो, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया हो, तो आपको मास और कॉम्पोजिशन उसका वही मिलेगा। सर ये कैसे होता होगा, पहले हम रिएक्शन से समझेंगे। मान लो एक रिएक्शन है, ए से बन रहा है बी, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन सेम यही है, लेकिन आप ले रहे हो पहले विदाउट कैटलिस्ट, ले रहे हो, और फिर ले रहे हो विद पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है, और ए से भी आप ले रहे हो विद नेगेटिव कैटलिस्ट। ध्यान से देखना, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो अगर आप विदाउट कैटलिस्ट ले रहे हो, तो जो रिएक्शन हो रही है, पॉजिटिव कैटलिस्ट डालने पर यह रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और नेगेटिव कैटलिस्ट डालने पर रिएक्शन स्लो हो जाएगी। सर कैसे पता चलेगा कौन सा कैटलिस्ट किस रिएक्शन में होता है? बेटा कैटलिस्ट बहुत ही स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, मतलब पहले से ही पता कर लिया गया कि इस रिएक्शन में ये कैटलिस्ट डालेंगे तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और इस रिएक्शन में ये कैटलिस्ट डालेंगे तो नेगेटिव की तरह काम करेगा। पूरी की पूरी कैटालिसिस वाली थ्योरी सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, एक पूरा टॉपिक ही इससे रिलेटेड है, कैटलिस्ट से। तो सर केमिकल काइनेटिक्स में क्या काम है? केमिकल काइनेटिक्स में हमें सिर्फ फोकस करना है पॉजिटिव कैटलिस्ट पर, जो कि यहां पर वर्ड यूज नहीं करते, बस कैटलिस्ट लिख देते हैं। तो अगर कहीं भी केमिकल काइनेटिक्स में कैटलिस्ट लिखा है, इसका मतलब तुम्हें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कैटलिस्ट बाय डिफॉल्ट मान के चलना है। लेकिन यह ध्यान रखना कि कैटलिस्ट पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और बाकी और भी होते हैं, वो हम डिटेल में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक। तो होता क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट से रिएक्शन फास्ट हो जाती है, नेगेटिव कैटलिस्ट से रिएक्शन स्लो हो जाती है। सर ये फास्ट और स्लो कैसे होती होगी? कैटलिस्ट पता है क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ टेम्परेरी पार्ट ले लेता है, परमानेंट चेंज नहीं होता। रिएक्शन जब हो जाती तब वैसे ही मिलता है, लेकिन रिएक्शन जब स्टार्ट होती है ना, तो उसको भड़काता है रिएक्शन को कि आओ हम तुम्हें इस वाले पाथ से ले चलते हैं, तो रिएक्टेंट उस वाले पाथ से जाना चालू कर देता है। तो कैटलिस्ट का काम यह होता है कि पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, ये किसी और पाथ से बन रहा था, लेकिन पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया तो इसने एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है। कौन? कैटलिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है रिएक्शन कराने के लिए। अब वो अल्टरनेट पाथ जो प्रोवाइड कर रहा है, वो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी का भी हो सकता है और वो कम एक्टिवेशन एनर्जी का भी हो सकता है। लेकिन अभी केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में हमें किस पर फोकस करना है? पॉजिटिव कैटलिस्ट पर। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ, अल्टरनेट पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी, ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देते हैं लो एक्टिवेशन एनर्जी का, और इधर क्या होते हैं, हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाले। लेकिन ये हमें नहीं पढ़ना यहां पर, है ना। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो हो जाएगी, बताओ, अगर ये कम हो जाएगी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल कराया था, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर इसको अगर एनर्जी प्रोफाइल वाले डायग्राम से समझते तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। एकदम सही कह रहे हो तुम, एकदम सही सोच रहे हो। तो पहले तुम इसको नोट कर लो, फिर मैं एनर्जी प्रोफाइल वाले डायग्राम से समझाता हूं। 1 मिनट का समय ले लो आप।
डन। आओ जरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझते हैं अपन, बहुत आसान है। देखो समझना जरा बात को। इधर मैं ले रहा हूं एनर्जी और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक है। और एक्सोथर्मिक के लिए समझा देता हूं, सिमिलर एंडोथर्मिक के लिए भी होता है ना, डेल्टा एस नेगेटिव वाला। तो डेल्टा एच नेगेटिव का ग्राफ क्या बनाओगे, सोचो दिमाग में। डेल्टा एच नेगेटिव का ग्राफ क्या बनाओगे, ऐसे बनेगा। बिल्कुल सही बात है। और ये मैं ले रहा हूं विदाउट कैटलिस्ट। ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट। अब अगर मैं इसमें कैटलिस्ट डाल दूंगा तो कैटलिस्ट क्या करता है पता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है कम एक्टिवेशन एनर्जी का। देखो बस ये काम है इसका। तो आप गौर से देखो, कैटलिस्ट ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज नहीं करी। देखो रिएक्टेंट की उतनी है और प्रोडक्ट की भी उतनी ही है। रिएक्टेंट की एनर्जी उतनी ही है और प्रोडक्ट की एनर्जी भी उतनी ही है। इसने क्या चेंज किया, ध्यान से देखें जरा। पहले जो पीक आ रहा था वो यहां था और अब जो पीक आ रहा है वो यहां है। देखो इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक की जो एनर्जी है ये है विदाउट कैटलिस्ट। ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट। ठीक, तो ये जो एनर्जी है ये क्या है, ये है ईए अनकैटलाइज्ड, जिसको हम अनकैट लिख रहे हैं, मतलब विदाउट कैटलिस्ट है, मतलब अनकैटलाइज्ड। और यहां से यहां तक की जो एनर्जी है ये इतनी एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दी इसने, कम कर दी। सर ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम करता होगा, रिएक्शन में टेम्परेरी पार्ट लेता है। रिएक्शन में टेम्परेरी पार्ट लेता है। पहले ज्यादा एनर्जी के बॉन्ड होंगे, अब कम एनर्जी के होंगे, बस ऐसा ही होता है। तो इसने क्या करा, कम एनर्जी का पाथ प्रोवाइड कर दिया। और ये क्या है, ये है, यहां लिख देता हूं, थोड़ा गंदा दिख रहा है, यहां लिख देता हूं, ईए कैटलाइज्ड। तो ये अनकैटलाइज, ये कैटलाइज। और आप गौर से देखें, ईए अनकैट ज्यादा है ईए कैट से। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अनकैटलाइज वाले की कम होगी और रेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी के। क्या ये बात सही है? तो जब कभी भी आप कैटलिस्ट डालोगे तो इस चैप्टर में पॉजिटिव कैटलिस्ट ही डालना है। मतलब यहां पर कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम ही करेगा। बाकी नेगेटिव कैटलिस्ट हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। उसमें क्या होगा, उसमें ग्राफ ऊपर चला जाएगा, इसमें नीचे था उसमें ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में पॉजिटिव कैटलिस्ट है केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, समझ गया बात को। तो ये कहानी थी, क्लियर है एकदम, कैटलाइज और अनकैटलाइज का। बस एक रिलेशन और लिखेंगे अपन, फॉर्मूला एक होता है कैटलाइज अनकैटलाइज का रिलेशन। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लो। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये मैंने किसका बनाया है, एक्सोथर्मिक का। आप एंडोथर्मिक का बनाओगे तो कैसा दिखेगा, एंडोथर्मिक कैसा दिखेगा, इस तरीके से, है ना। नेचर वही है, बस ऊपर आ जाएगा ग्राफ। देख लो एक बार फिर से, एंडोथर्मिक का कैसा दिखेगा, ऐसा, है ना। ईआर और ईपी, भाई ईआर नीचे और ईपी ऊपर आ जाएगा। डन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब हम लिखेंगे एक रिलेशन। क्या रिलेशन लिखेंगे, ध्यान से देखना।
कैटलाइज और अनकैटलाइज का रिलेशन हमें लिखना है। तो एक रिलेशन आप ध्यान से देखेंगे, क्या आप जरा गौर फरमाइएगा, के इज इक्वल टू क्या होता है, ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्या आपको आरएनएस इक्वेशन पता है ये होती है? अगर मैं रिलेशन एक्टिवेशन एनर्जी का कैटलाइज और अनकैटलाइज रिएक्शन का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ? अगर मैंने अनकैटलाइज रिएक्शन लिखी तो के इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए कैट, सॉरी ई ए अनकैट अपॉन आर टी, और मैं दूसरा लिख रहा हूं ए ई टू दी पावर माइनस ई ए कैट अपॉन आर टी। ठीक है, इसको मैं K1 और इसको K2 बोल देता हूं। ठीक है, ए मैंने कांस्टेंट मान लिया है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब आपको यहां पर कैटलाइज और अनकैटलाइज का रिलेशन लिखना है। K1 K2 को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे बोल दो। अगर ई ए अनकैट है तो के अनकैट होगा, और ई ए कैट है तो के कैट होगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। जैसे तुम एक टेम्परेचर का रिलेशन बनाया करते थे वैसे एक रिलेशन बनेगा। तो मैं लिख रहा हूं के कैट अपॉन के अनकैट, मतलब 2/1 कर दिया मैंने, क्या कर दिया 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया। ठीक है, तो क्या आएगा, ए से ए कट गया, मैंने 2/1 किया तो ये वाली वैल्यू ऊपर रहेगी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। सही बात है। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर रहे हो, मतलब कैटलिस्ट डाल के। ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ऐसा दिखने लगेगा, के कैट अपॉन के अनकैट इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो ई टू दी पावर ई ए अनकैट डिवाइडेड बाय आर टी, और इनटू ई टू दी पावर माइनस में ये रहेगी ई टू दी पावर माइनस ई ए कैट डिवाइडेड बाय आर टी। सही बात है। अब बेस सेम तो पावर ऐड कर देंगे, तो के कैट अपॉन के अनकैट। ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं, बस एक बार करके बता रहा हूं, फाइनल फॉर्मूला याद रखना। बेस सेम पावर ऐड कर दो तो ई टू दी पावर, और ई ए अनकैट, मैं आरटी को कॉमन ले लेता हूं, है ना, माइनस ई ए कैट डिवाइडेड बाय आरटी। सही बात है। अब यहां पर एल एन ले लेंगे, तो एल एन के कैट अपॉन के अनकैट ये आ जाएगा। इसको आगे लाओगे एल एन ई, और एल एन ई 1 होता है, तो ई ए अनकैट माइनस ई ए कैट डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इसको एल को लॉग में कन्वर्ट कर दोगे तो 2.3 से यहां मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग के फॉर्म में। यहां 2.3 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो लॉग बेस 10 के फॉर्म में लिख रहा हूं, जिसके फॉर्म में भी याद रखना है, एल या लॉग जैसा तुम्हारी इच्छा। के कैट अपॉन के अनकैट इज इक्वल टू ई ए अनकैट माइनस ई ए कैट अपॉन 2.3 आर टी। सही है, ये आपका फाइनल रिलेशन आया। ठीक है, ये आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन याद रखना, चाहे तो ये याद कर लो या ये, इन दोनों में से जो भी आपकी इच्छा हो। नोट कर लो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, लिख लो जल्दी से। लिख लीजिए। डेरिवेशन बस एक बार करके बता दिया है,
आप खुद से करके भी देख सकते हो। आपको तो बस फाइनल लेसन ध्यान रखना है। कैट अपॉन अनकैट, तो ये अनकैट माइनस ये कैट, ऐसा आएगा। डन है एकदम। डन, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो जरा एक दो सवाल कर लो, फिर आपके लिए अनाउंसमेंट है। अमित महाजन सर अनाउंसमेंट लेकर आएंगे आपके पास। चलिए सवाल करें। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बाय कैटलिस्ट। चार ऑप्शन पढ़े। कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सो दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। चार ऑप्शन पढ़े। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा एनर्जी टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट दे में रिड्यूस इफेक्टिव कोलिजन। सर ये इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं? मतलब जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसको बोला गया है। कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी टू द रिएक्टेंट। बताओ जरा इन चारों में से क्या चुनोगे? साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है ये लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का। और कैटलिस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो आप अपने आप ही समझ जाओगे पॉजिटिव कैटलिस्ट है। और क्वेश्चन में तो लिखा ही है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? क्लियर, वेरी नाइस। अगला सवाल एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैटलाइज एंड अनकैटलाइज रेट कांस्टेंट। कैटलाइज एंड अनकैटलाइज का रेशियो निकालना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ कैटलाइज रिएक्शन इज 100 और अनकैटलाइज इज 200। तो सवाल पढ़ेंगे जरा, क्या पूछा गया है? के कैट, यही पूछा है, अपॉन के अनकैट। देखना जरा, ये तुम्हें निकालना है। क्या दिया है? ई कैटलाइज तुम्हें दिया है 100 किलो जूल और ई अनकैटलाइज तुम्हें दिया है 200 किलो जूल। तापमान दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन। क्या यह बात सही है? यह गिवन है तुम्हें, ठीक है? चलिए भाई बहुत बढ़िया। फॉर्मूला लगा देंगे, जरा याद करो, लॉग वाला लगा दो। लॉग के कैट अपॉन के अनकैट, ठीक है? यहां नीचे अनकैट आ रहा है तो इधर स्टार्टिंग अनकैट से होगी, तो ई अनकैट ऐसे याद कर लेना, माइनस ई कैट डिवाइडेड बाय आर टी। कितना? 2.3। ये भी तो आएगा 2.3, ठीक है? अब इसमें देखो ऑप्शन वगैरह नहीं है, सब्जेक्टिव सवाल है, तो आप इसको लॉग के फॉर्म में भी कर लो, एलएन जैसा भी करना चाहो, ठीक है? एंटी लॉग के फॉर्म में हम लिख लेंगे। चलो आओ देख लेते हैं क्या आएगा। ये लॉग के कैट अपॉन के अनकैट। बताओ जरा ई अनकैट कितनी है? 200 इंटू 10 की पावर 3 लिख दूं मैं, है ना, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करके, और ये 100 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2.3। आर जो आएगा वो 25/3 लिख दूं और टेम्परेचर कितना लिख दूं मैं? 300। क्या यह बात सही है? ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, 200 माइनस 100 कितना? 100 होता है, इंटू 10 की पावर 3, तो 100 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 से ये काट दो, ये हो जाएगा 100। 2.3 इंटू 2500 ऐसा दिखेगा। 2.3 इंटू, अब ये तो सॉल्व कर ही सकते हो 2500। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो यहां के, 1000/25, 1000/25 कर लो, कितना हो जाएगा? 40, है ना? 40/2.3, तो 1000/25 40/2.3 ऐसा दिखेगा आपको। अब इसका अपन एंटीलॉग लेकर उस फॉर्म में लिख देंगे,
तो क्या आ जाएगा आपका? तो लॉग ये क्या किसकी वैल्यू है? के कैट अपॉन के अनकैट की वैल्यू है ये। लॉग के कैट अपॉन के अनकैट। अब हम इसका एंटीलॉग लेकर लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिख देंगे? यहां बेस 10 होता है, तो एंटीलॉग लोगे तो वो पावर 10 के ऊपर चली जाएगी। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यहां लिख देता हूं के कैट अपॉन के अनकैट की वैल्यू जो आएगी 10 की पावर 40/2.3, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी फॉर्म में आंसर आप दे सकते हो। क्लियर है एकदम? या ई के फॉर्म में दे रहे हो तो एक बच्चा कह रहा है e⁴, वो भी सही है। अगर आप ई के फॉर्म में दे रहे हो e⁴ भी सही है। अगर आप लॉग लेकर कर रहे हो तो 10 की पावर, ln लेके करते तो ई की पावर आती। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी। मेथड और प्रोसेस देख लो किस तरीके से आपने फॉलो किया है। ठीक, डन है एकदम? चलो भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों के लिए होमवर्क की स्लाइड ये रही, ये आपके होमवर्क हैं, अटेम्प्ट करिएगा। और अभी कुछ समय है आपके पास, तो आप बैकलॉग भी क्लियर कर लेना जिन लोगों का बैकलॉग हुआ। डन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। और सभी लोगों को थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा। और अभी एक लास्ट लेक्चर बचा है, कोलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगा। आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, तो अमित महाजन सर आ रहे हैं आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट लेकर। तो हम मुलाकात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, जो भी इस लेक्चर से रिलेटेड डाउट है वो आप डाल दें, तो हम उसका ऑडियो में आपको रिप्लाई दे देंगे। और ज़्यादा लोगों के डाउट होंगे तो हम क्लियर भी कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो लक्ष्य नीट वालों यार, कैसे हो यार आप सब लोग? हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। अरे वाह भाई वाह भाई, चैट तो भाग रही है भाई। है दो ही शब्द मैं पढ़ पा रहा हूँ, एक तो लाइन है हाय सर और एक है गुड इवनिंग सर। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जय श्री राम जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तारा भाई अमित सर आ चुके हैं जी 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 जी। कैसे हुए? बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है यार मेरे ख्याल से ना? ठीक है, तो अनाउंसमेंट कर देते हैं। ठीक है, ताकि फिर आपका 6:45 से जो आपकी बॉटनी क्लास है आप उसको भी आपकी वो हैम्पर ना हो। जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि मैं आपको इस चैप्टर इस बैच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीच करूंगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि क्लास 11th के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका कंप्लीट रिवीजन भी हम लोग करेंगे। कब? जब क्लास 12th का सिलेबस फिनिश हो जाएगा, उसके बाद पूरी क्लास 11th आपको पता ही है रिवाइज कराई जाती है, हमने वो कमिटमेंट किया हुआ है। बट क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि क्लास 11th में थे
और उनको मैं आपके साथ लेके आऊंगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। वो सारे टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से हो गए। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं, हम कंप्लीट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं रिवाइज कर रहे हैं, हम उन टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हमारी क्लास 12th के लिए जरूरी है। क्या ये मेरी बात क्लियर है आप सबको? समझ आ गया आप सबको? जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू। कौन है ये? हमाद चौधरी, थैंक यू थैंक यू। परवीन जी, जन्नत परवीन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, सबको क्लियर है? यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं ऑर्गेनिक को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, जिससे आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती जाए, और जो हमारा मकसद है दैट इज टू सी यू ऑल इन व्हाइट एप्रॉन, ठीक है, एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, एग्जाम के बाद वो हमारा फुलफिल हो सके। मैं आपको बता देता हूं हम क्या क्या जीओसी में से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में कौन कौन सा पढ़ेंगे बेटा? हम एक तो पढ़ेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट, यहीं से क्लास हमारी स्टार्ट होगी। जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट से ही स्टार्ट होंगे। फिर हम पढ़ेंगे बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हम पढ़ेंगे रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट, आप मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हो। जब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसमें और भी छोटे छोटे इफेक्ट हैं, लाइक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेंगे, बट वो बहुत छोटा सा है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम एरोमेटिसिटी, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल। स्ट्रक्चर और वैसे स्टीरियो होना चाहिए था, बट स्टीरियो के दो हिस्से होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम कंप्लीट कराएंगे यहां पर, ज्योमेट्रिकल भी हम कंप्लीट कराएंगे जीओसी के अंदर ही, बट जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो आपके क्लास 12th का पोर्शन है, तो उसे क्लास 12th में, जब क्लास 11th की पूरी ये जीओसी की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब क्लास 12th शुरू होगी लाइव लेक्चर्स में, उसमें कराएंगे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर है कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल एंड सो ऑन। जिसने पहले से पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल रिवीजन कर सकता है जी, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ऑप्टिकल वैसे भी, ठीक है जी 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 जी। ठीक है, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ तो रहे हैं यार, बट इसमें से एफिशिएंसी कैसे निकाली जाए, आपका मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए कि आपका जो मकसद है दैट इज टू बी ए डॉक्टर, वो नेक्स्ट ईयर आपका रियलाइज हो सके। उसके लिए मेरे पास कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये अभी भी, जब से लक्ष्य नीट का बैच स्टार्ट हुआ है, आप सब ये सारी बातें फॉलो कर रहे होंगे, बट फिर भी मेरा एक बार फर्ज है कि मैं आपको बताऊं जरूर, क्योंकि कोई ये ना कह सके बाद में सर आपने तो हमें बात बताई नहीं। अगर बताई होती तो हम इसे फॉलो कर लेते, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दैट इज टेक क्लासेस रेगुलरली। जो जो आज आपको इमेजेस दिखेंगी ये हमारे ही प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट हैं जो आप ही की तरह क्लास में रेगुलर रहते थे। क्या लिखा हुआ है, मेक नोट्स ड्यूरिंग और आफ्टर द क्लास। कोशिश करिए जब भी आप क्लास ले, ठीक है, उसी समय आप नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। और अगर फिर भी कहीं नोट्स में कुछ रह जाए, लाइक टीचर थोड़ा सा कहीं गलती से आगे भी चला गया, आप लेट आए, कुछ भी हो सकता है रीजन, तो आप उसे क्लास के बाद जो पीडीएफ आती है नोट्स की, वहां से कंप्लीट जरूर करें, ठीक है जी 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 जी। नेक्स्ट दैट इज हेडफोन्स और ईयरफोन्स आर मस्ट। बेटा जब भी आप क्लास लें, मेक श्योर करें कि आप क्लास लेते टाइम आपने हेडफोन या ईयरफोन्स, ईयर प्लग्स, व्हाटएवर सूट्स यू, ठीक है, वो जरूर पहने हो। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, घर पे मम्मी खाना भी बना रही है, या भाई शोर मचा रहा है, सिस्टर शोर मचा रही है, ड्यू टू वन रीजन और द अदर, हो सकता है गली में से कोई सब्जी वाला ही निकल रहा हो, उनकी आवाजें आती रहेंगी और वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन को हैम्पर करेंगी, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि कोई भी आपसे में से फ्यूचर डॉक्टर किसी और पर्सन के कारण, डिस्ट्रैक्शन के कारण अपने गोल को अचीव ना कर पाए, ठीक है ठीक है ठीक है। और बताएं बेटा क्या लिखा हुआ है, सिटिंग एट ए स्टडी टेबल इन ए पीसफुल प्लेस, दैट इज आई वुड से मैंडेटरी, बट मान लीजिए किसी के पास स्टडी टेबल है ही नहीं बेटा, दैट इज ओके, बट कभी भी लेट के तो आप क्लास ले ही ना,
कभी भी ना लें। हमेशा कोशिश करें कि आपके पास स्टडी टेबल हो, चेयर हो प्रॉपर, उस पर जैसे हमारे लास्ट टू लास्ट ईयर बैच की स्टूडेंट दैट इज डॉक्टर सभ्यता, आप जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टडी टेबल पर हैं और अपने नोट्स भी बना रही हैं और साथ में इन्होंने हेडफोन भी पहना हुआ है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हम ये सब करते हैं, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट, रिवाइज लास्ट क्लास नोट्स बिफोर नेक्स्ट क्लास। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नेक्स्ट क्लास में आए और अपने लास्ट क्लास के नोट्स होल हार्टेडली रिवाइज ना किए हो। ठीक है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में लिंकेज है। लिंकेज कहने का मतलब है पहली क्लास दूसरी से रिलेटेड है, दूसरी तीसरी से तीसरी, चौथी से रिलेटेड है। तो इसी कारण आप जितना पुराना रिवीजन करके आएंगे नेक्स्ट क्लासेस में आपको कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बिल्डअप होता जाएगा और इसी से आपके मार्क्स भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ लास्ट क्लास बाय योरसेल्फ। ऑब्वियसली क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा क्योंकि हर एक टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस तो करते ही करते हैं हम लोग। जो जो क्वेश्चन मैंने कराया है क्लास के अंदर, आप नेक्स्ट क्लास लेने से पहले आप हर एक क्वेश्चन को जो है वो रिवाइज करेंगे ही करेंगे और खुद करेंगे उसकी प्रैक्टिस ना, क्योंकि टीचर ने तो क्लास में कराया था, आपने कॉपी को रिवाइज कर लिया, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को आप जो मैंने करवाया था उसे खुद जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, दैट इज डॉक्टर माधव जो हमारे साथ हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है? डू होमवर्क ऑनेस्टली। जो जो रोज आपको होमवर्क दिया जाएगा, रोज नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले, है ना, मतलब जैसे नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, आज होमवर्क दिया, नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले सबसे पहले होमवर्क का डिस्कशन ही होगा उसी वीडियो में। पहले होमवर्क का डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद ही हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी 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 जी। नेक्स्ट, सॉल्व डेली प्रैक्टिस शीट। जो जो आपको डेली प्रैक्टिस शीट दी जाए, 11th का जब जीओसी रिवाइज कर रहे हैं उसमें हम डेली प्रैक्टिस शीट नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक है, वो उसमें एक जब जीओसी कंप्लीट हो जाएगा उसमें एक कंप्लीट प्रैक्टिस शीट देंगे। हाँ, 12th की जब से लाइव क्लासेस शुरू होंगी वो आपको पता ही है कि डेली प्रैक्टिस शीट जैसे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मिलती रही है वैसे ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलती रहेगी, बट डीपीपी को सॉल्व जरूर करिए। ठीक है, एंड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गिव टेस्ट रेगुलरली एंड एनालाइज योर स्कोर एंड इंप्रूव योर वीक पॉइंट्स। हमेशा टेस्ट जरूर दें। ठीक है, कभी भी ये ना सोचे कि मेरी तैयारी थोड़ी कम है, मैंने वो चैप्टर रिवाइज नहीं किया या ये सब्जेक्ट में से कोई टॉपिक रिवाइज नहीं किया तो मैं टेस्ट को स्किप कर दूंगा। कभी भी टेस्ट को स्किप ना करें, हमेशा टेस्ट जरूर दें। उसके बाद अपना एनालिसिस जरूर करें कि मेरा किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक के किस क्वेश्चन जो गलत हुआ है और उसको अपने वीक पॉइंट्स में रखें, उसको रिवाइज करें और कन्वर्ट करें उसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट में। ठीक है जी, बढ़िया 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 बढ़िया। Next, I think this is the most important point of all the PPT जो आज हमने डिस्कस किया है। There should be no backlog। कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, बट कभी भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए। एक आध क्लास दैट्स ओके, हो सकता है किसी की हेल्थ ना अच्छी हो, दैट इज ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर 3rd चैप्टर पे चल रहा है और आप अभी 1st चैप्टर पर ही चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, अगर आपने ये जो मेरे बताए हुए पॉइंट्स हैं सारे ये फॉलो कर लिए तो नेक्स्ट ईयर यू विल बी डेफिनेटली इन ए रेप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेज और आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिकॉर्डेड क्लासेस कब से आएंगी? कल से शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ऑल्टरनेट डे क्लास आएगी। ऑल्टरनेट डे कल जैसे क्या होगा बेटा, थर्सडे होगा, कल पहली क्लास आएगी। फिर उसके बाद सैटरडे TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, हाँ, जिनका 11th में अच्छी नहीं है ऑर्गेनिक वो भी पक्का रिवाइज करें हमारे साथ, जिनकी थोड़ी ठीक है वो भी रिवाइज करें, जिनकी अच्छी है वो भी रिवाइज करें, रिवाइज जरूर करें साथ में। ठीक है, बढ़िया 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। ठीक है, और यही आपका नेक्स्ट ईयर जो है वो मकसद होना चाहिए और इसी को फुलफिल करने के लिए हम लगे हुए हैं। ठीक है, आप सबको थैंक्स भी बोलना चाहिए जो कि यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स आपके सामने हैं, बिकॉज आज जो हमारा ये पीपीटी बनाने का मन आया आज ही आया था और आज ही हमने इन बच्चों से अपने टाइट शेड्यूल से, इनमें से कईयों की क्लासेस थी, इन्होंने अपनी क्लासेस जल्दी जल्दी रैप अप करी। ठीक है, और फिर वापस आए। दैट इज डॉक्टर सभ्यता,
डॉक्टर माधव गर्ग, और ये हमारे एक एक्स स्टूडेंट है, ये तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। ये जो हैं डॉक्टर सुमित सिंह, जिनको आप आर्मी में देख रहे हो, इनका आज ही ये एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, आज ही ये कैप्टन की फॉर्म में 3 स्टार के साथ आज ही इनको ड्यूटी मिली है वहाँ पे। तो ऑब्वियसली हमें लगा कि ऐसा ही आप ही इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई ड्यूटी इन द फ्यूचर निभा रहे होंगे। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अगर 11th का ऑर्गेनिक का कुछ भी नहीं आता तो बस जीओसी का रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ठीक है जी। बेटा क्लास हमेशा 1 आवर 30 मिनट्स की होगी, हमेशा आपकी दोनों क्लासेस के बाद आएगी। जो भी टीटीएस में क्लास होती है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शायद आप लोग कहेंगे कि आपकी क्लास नहीं होती, तो सैटरडे पहले आ जाया करेगी फर्स्ट क्लास के टाइम पे, नहीं तो जो भी ट्यूसडे को थर्सडे को और सैटरडे जो भी ट्यूसडे थर्सडे क्लास हुआ करेगी आपकी दोनों क्लासेस के बाद आया करेगी, ठीक है। रिवीजन ऑफ जीओसी पे बहुत शार्पली ध्यान दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर आप इन्हीं में से कहीं ना कहीं पे हो, इन दोनों में से हो, ये तो ऑब्वियसली एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। क्लास का ड्यूरेशन 1 आवर से 1 आवर 30 मिनट्स के बीच में होगा, ठीक है जी। वाई नॉट एम्स दिल्ली है, क्यों नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया जी जी जी। पर डे आपकी 3 क्लासेस सिर्फ टीटीएस में होंगी। जैसे ही हमारी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी बेटा, फिर उसके बाद ये 2 क्लासेस हो जाएंगी दोबारा आपकी। 5 दिन क्लासेस लगती है ना आपकी, सिर्फ 2 दिन 3 क्लासेस होंगी, सिर्फ 2 दिन, दैट इज ट्यूसडे एंड थर्सडे, ठीक है। बढ़िया 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 बढ़िया, चलिए। तो कल आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। मेरे को लगता है कि जो आज आपको चीजें बताई गई हैं आप इसको फॉलो करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, ठीक है। और अपने ड्रीम को एक्चुअलाइज करने के लिए यू पीपल विल नॉट बी लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड टिल यू विल रियलाइज योर ड्रीम इनटू रियलिटी, ठीक है जी। सो थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल रिकॉर्डेड क्लास में।